देखो, तो मैंने ये बता दिया था कि समझो बात को, कि मान लो, इधर देखो बच्चे, ये क्या है, ये इसको पहचानते हो? रजिस्टर है, इसका होता है रेजिस्टेंस। रजिस्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो अगर कोई रजिस्टर है, सीधा है ये, हाँ, अगर कोई रजिस्टर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर एक स्विच से मैं एक एसी सोर्स लगा दूं, एसी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसका ईएमएफ क्या लिखते हैं करने का, किसी एसी सोर्स के ईएमएफ को क्या लिखते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी, बस यही तो लिखते हैं शांभवी। अब इसमें करंट जा रही कि नहीं जा रही है? तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी। तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगी? करंट होता है ई बाई आर, वी बाई आर। तो ई है ई नॉट बाई आर, ये सब बता दिया था मैंने, साइन ओमेगा टी। तो इसको, ये मैक्सिमम करंट है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। इसको आई नॉट लिख दिया जाए तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो बताया था। तो ये बताओ अभिषेक की वोल्टेज में साइन का एंगल कितना है? ओमेगा टी। और करंट में साइन का एंगल क्या है? तो साइन का एंगल को फिजिक्स में फेज कहते हैं, फेज, PHASE, फेज। तो फेज क्या है इसका? ओमेगा टी। इसका फेज क्या है? तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो अगर करंट, अगर सिर्फ रजिस्टर है एसी में, तो फेज डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब वोल्टेज मैक्सिमम जब होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। अब अगली उसे अलाउ नहीं करूँगा विकास, तुम्हें 5 मिनट पहले आना है। तो मैं मैसेज भेजता हूँ, तुम्हारे पापा जब देखते हैं तो वो तुम्हें फ़ोन करते हैं, तब तुम आते हो। तो लंबा प्रोसीजर लंबा है ये। देखो, तो पावर कितना होगा? पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बैटरी कितना, बैटरी एक पावर का ही तो सोर्स है, तो उसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिलीवर्ड, E इंटू आई, ई एम एफ ऑफ द सेल इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, E इंटू आई। तो जब इसको गुणा किया गया था तो क्या आ गया था? E और I को गुणा करो, E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, गुणा करोगे यही आएगा। तो एवरेज पावर कितना आया था? निकालना था। तो एवरेज पावर, तो इसका एवरेज 1/2 आता है, याद कर लो 1/2। साइन स्क्वायर एक्स का एवरेज 1/2 होता है। तो कितना आ गया था? E नॉट आई नॉट बाई 2, और आई नॉट होता है E नॉट बाई आर। तो एवरेज पावर को लिखा जा सकता है E नॉट स्क्वायर बाई 2R। यह एवरेज पावर है डिलीवर्ड बाय द सेल। ये एवरेज पावर क्या है? पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, पावर डिलीवर्ड बाय द सेल बाय द सोर्स। इतना एवरेज पावर डिलीवर करता है, एवरेज पावर। ये लिखा हुआ था पिछली क्लास में, लिखा हुआ था ना। अब देखो बच्चे, अगर एसी सोर्स की जगह एक डीसी सोर्स होता, डीसी सोर्स, मान लो ई नॉट इसका ईएमएफ होता, तो ये एवरेज पावर क्या डिलीवर करता? इसमें एवरेज की बात है, कांस्टेंट है ना, तो एवरेज की बात नहीं है। इसमें होता वी स्क्वायर बाई आर, ई नॉट स्क्वायर बाई आर। बोलो। तो रुक जाओ, जो एसी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की कितनी है? ई नॉट। अगर उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू का मैं एक डीसी सोर्स लगा दूं तो सर्किट में पावर ज़्यादा डिलीवर होगा कि एसी सोर्स के पावर से ज़्यादा डिलीवर होगा? किसका एवरेज पावर ज़्यादा है, डीसी सोर्स का कि एसी सोर्स का? डीसी का, क्योंकि ये बाई 2 है ना। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिया में जो ई नॉट होता, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
311 वोल्ट करीब बताया था ना कि नहीं? 311 वोल्ट का डीसी बैटरी लाना बहुत बड़ी बैटरी होगी। 300 वोल्ट की बैटरी बहुत, 20 वोल्ट की बैटरी आती है, 50 वोल्ट की आती है। 300 वोल्ट की बैटरी लाना बहुत मुश्किल है, जबकि ये वोल्टेज हमें देखो, इस कमरे में कितनी 311 वोल्ट की बैटरी लगे हुए हैं, जितने सॉकेट है, जितने यहाँ स्विच है, वो सब 311 वोल्ट की बैटरी है। तो एक 311 वोल्ट की बैटरी से हम ये चला रहे हैं एसी, 311 वोल्ट की पंखा चल रहा है, 311 वोल्ट से लाइट जल रही है। तो अगर मैं इतना डीसी बैटरीज रखता तब तो कमरा डीसीओ से भरा होता, बैटरियों से भरा होता। उसी पर लेटते नीचे, मतलब गद्दा बिछा कर लेटो, नीचे बैटरी है, इतनी बैटरी लगती जो, तो कितना आसान काम है, स्विच दिया गया है। और ये सब बैटरी हमें कहाँ से मिल रही? इन सारे बैटरी की बैटरी क्या है? पावर हाउस। उस पावर हाउस की बैटरी क्या है? बड़ा पावर हाउस, ग्रिड। उसका पावर हाउस क्या है? एनटीपीसी, जहाँ बिजली बनती है। तो सबका पावर हाउस है। इस पूरे दुनिया का पावर हाउस क्या है? दी सन। इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे सोलर सिस्टम का पावर हाउस क्या है? सूर्य। सूर्य देवता की पूजा की जाती थी इसलिए प्राचीन काल में। सबके वो पावर हाउस, सबसे बड़ा पावर हाउस वही है। सोर्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ एंड ऑन द अदर प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम इज द सन। इस सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है? सन है, सूर्य। ये सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, समझे कि नहीं? तो सबका अल्टीमेटली वहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन। बात समझ गए इतना? रुक जाओ बच्चे, इधर देखो, ये सब लिखा हुआ था पहले से, लिख लेना। अच्छा, अगर मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं E वर्सेस T का ग्राफ बनाऊं, सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू हैव वाइल ड्राइंग बिटवीन द EMF ऑफ द सोर्स एंड द टाइम। अभिषेक, E क्या होगा? श्लोक, if I draw a graph for EMF of the AC source and time, what kind of graph we are going to have? हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं भाई? क्या करते हो तुम लोग? E नॉट। तो क्या मैथ्स, अगर मैथ्स है तो साइन एक्स का ग्राफ जानते हो? क्या होता है साइन एक्स? यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे। किसका ग्राफ है ये? साइन एक्स का, साइन ओमेगा टी। इसका एक साइकिल ये पूरा होगा ना यहाँ, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, इतना एक साइकिल हुआ। ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? आधे का आधा। ये कौन सा पॉइंट है? 3T/4। तो अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊँ, करंट का, I नॉट साइन ओमेगा टी, संभवी, तो करंट में जो अच्छा EMF की पीक वैल्यू क्या है? E नॉट। तो I की पीक वैल्यू EMF से ज़्यादा होगी, कम होगी? फिर वही बताया, अगर आई नॉट है क्या? E नॉट/R तो है, तो R अगर 1 से कम है तब तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना E नॉट से। डिपेंड करता है कि R की, लेकिन मैंने कहा था तुम्हारे हर जगह लिखा क्या है? कम होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो भी T/4 पर मैक्सिमा होगा, T/2 पर 0 होगा, 3/2 पर मिनिमा होगा, फिर ऐसे। तो ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? ग्रीन वाला किसका है? करंट वर्सेस टाइम। किसका ग्राफ है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? I नॉट। ये ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? करंट का। और ये ऑरेंज वाला किसका ग्राफ है? EMF का। अरे बात समझे कि नहीं? इस प्रकार से होता है। तो किस टाइम पर पहली बार EMF मैक्सिमम है? किस टाइम पर पहली बार EMF मैक्सिमम है? T/4। और किस टाइम पर करंट पहली बार मैक्सिमम है? T/4। किस टाइम पर EMF 0 है? इस 0 के अलावा T/2। और किस टाइम पर वोल्टेज 0 है? इसका मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम। तो कहते हैं सेम फेज। क्या? करंट एंड वोल्टेज कैसे यहाँ पर कैसा चेंज हो रहे हैं? करंट एंड वोल्टेज आर इन क्या? सेम फेज। तो फेज डिफरेंस क्या हुआ? फेज डिफरेंस क्या हुआ? 0। जैसे देखो,
ये मेरे दोनों हाथों की केमिस्ट्री क्लास, ये तो 4:15 बजे से होती है। चला गया वो, फिर पूछा ही नहीं अगला क्वेश्चन। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? वो कहे ये सही आदमी नहीं है यहाँ, चलो। तो फेज डिफरेंस क्या है? 0। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे बगल कोई खड़ा है, जब मैं आगे जा रहा हूँ तो वो भी आगे आ रहा है, जब मैं बीच में आ रहा हूँ तो भी बीच में आ रहा है, जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो पीछे जा रहा है। तो हम दोनों लोग कैसा ऑसिलेट कर रहे हैं? एक ही फेज़ में। और अगर मान लो मेरे बगल कोई है, जब मैं आगे जा रहा हूँ तो वो पीछे जा रहा है, तो वो सेम फेज़ नहीं हुआ, आउट ऑफ फेज़ हुआ। जैसे बताओ, ये दोनों उंगलियों को देखना, क्या एक ही फेज़ में ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे? क्या एक साथ सबसे ऊपर, एक साथ बीच में, एक साथ? और ये आउट ऑफ फेज़, क्या है ये? आउट ऑफ फेज़। एक जब ऊपर है तो एक नीचे है, उल्टा, आउट ऑफ फेज़, उल्टा। जब कहा जाए आओ तो गया बच्चा, जब कहा जाए जाओ तो कर आ रहा है, तो वो आउट ऑफ फेज़ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। ठीक है? बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, तो करें आ रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है, जैसे कोई जाने लगा, करो कहाँ जा रहे हो, करो कहता है आ रहा हूँ। तो जा रहे हो ना, तो क्यों कह रहे हो कि आ रहा हूँ? आउट ऑफ फेज़ काम कर रहे हो तुम। ये है, देखो। अब इसी बात को लिखो, इसको ड्रॉ करने के बाद, तो ड्रॉ कर लिया इसको। एक बात कंप्लीट कर दूं, फिर लिखना एक बार लिख दो। ये जो फेज का रिलेशनशिप है, द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कैन बी शोन यूजिंग वेक्टर्स। तब तक तुम भी लिखते रहो जो अगर, लेकिन समझ लो, पहले समझ लो। वेक्टर से हम शो कर सकते हैं। देखो इधर लिखो मत, अभी एक वेक्टर मैंने बनाया, वेक्टर है कि नहीं? इस वेक्टर की लेंथ को मैंने E0 से लिख दिया। क्या लिख दिया? E0 से। ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, क्या? घूमता हुआ वेक्टर है। कितने स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा से। मान लो एक वेक्टर है जो घूम रहा हो, कितने स्पीड से? ओमेगा। समझ गए? कोई वेक्टर हो सकता है जो घूम रहा हो। अच्छा, अगले वेक्टर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, इस वेक्टर की लेंथ I0 हो, ग्रीन वाले की, ये भी ओमेगा से घूम रहा हो, तो ये बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 0। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? तो फेज डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में? 0 हुआ। तो ये क्या है? रोटेटिंग वेक्टर्स। क्या है ये? रोटेटिंग वेक्टर्स। दोनों एक ही साथ रोटेट कर रहे हैं। तो टी टाइम में ये कितना घूम जाएगा? कोई मुझे बताएगा कि जो वाइट वाला वेक्टर है वो टी टाइम में कितना घूम जाएगा? अगर ओमेगा स्पीड से कोई चीज़ घूम रही है तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा? अरे ओमेगा टी कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी। तो क्या उसी के साथ ये भी तो घूम रहा है ना, तो ये भी कितना घूम गया? ओमेगा टी। तो ये जो वेक्टर था ये कब था? t = 0 पर। ये वेक्टर, वही वेक्टर यहाँ कब आ गया? कब? t = t टाइम पर। बोलो भाई, इधर देखना अब। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ बना दूँ, ऐसे लाइन बना दूँ, तो श्लोक बताओ कि किसी t टाइम पर जो E0 वेक्टर है उसका ये कंपोनेंट कितना होगा? इस वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना होगा? श्लोक हाँ, E0। वेरी गुड। हाँ, E0 साइन ओमेगा। बहुत बढ़िया। E0 साइन ओमेगा टी। वेरी गुड। नहीं, सही है ये। अब मत करना गड़बड़, समझे? पक्का आप डांट रहे क्यों बोल रहे? नहीं, डांट नहीं, मैं तो आवाज़ तेज आ रही होगी। सही है बेटा, अब ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ना, किसी वेक्टर का थीटा के साइड में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है और दूसरा साइन होता है।
तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट मतलब ये क्या लिखा है, इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, क्या लिखा है ये ई। और ग्रीन वाले का कंपोनेंट कितना होगा विकास, आई नॉट का ये कंपोनेंट क्या होगा, आई नॉट का ये ई नॉट का कंपोनेंट ये हुआ, तो आई नॉट का कंपोनेंट कितना होगा, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टैंटेनियस करंट हो गई। अब समझो, लिखना नहीं अभी। तो एसी को पढ़ने का तरीका एक वेक्टर्स भी है। क्या है, एसी के अंडरस्टैंडिंग का एक तरीका, एसी अगर किसी सर्किट में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है तो सर्किट में करंट को समझने का एक अल्टरनेटिव मेथड है, मैथमेटिक्स के अलावा वेक्टर्स का मेथड। क्या मेथड है, वेक्टर्स का मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर की लेंथ ई नॉट होगी, एक वेक्टर की लेंथ आई नॉट होगी, और दोनों वेक्टर्स रोटेटिंग वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, रोटेटिंग वेक्टर्स। तो अगर मान लो t = 0 पर दोनों वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल हैं, तो किसी टाइम पर जो वेक्टर्स आएंगे तो घूम कर आ जाएगा, तो किसी टाइम पर इस वेक्टर का जो वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो इन वेक्टर्स, इन करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मैं बता दूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं लिख रहा हूं, समझो। इफ वी रिप्रेजेंट ई नॉट एंड आई नॉट using two rotating vectors with angular velocity omega, ठीक है, बोलो। then the component of these vectors along one of the axis represents instantaneous values of current and voltage, of voltage and current। अगर हम दो वेक्टर्स बनाते हैं जो दोनों वेक्टर्स रोटेटिंग वेक्टर्स हों, तो वो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, वो इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से पता चलेगा। अगर ईएमएफ में साइन का जो एंगल है वही करंट में साइन का एंगल हो, तो दोनों वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में तुम्हें रखना हमेशा। और इस पूरे मेथड को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। जो हमने वेक्टर का डायग्राम बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं, फेजर्स। क्या बोलते हैं, फेजर्स या फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम या फेजर्स भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है किसको समझने का, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को समझने का है। तो ये लिख लो ये बात पूरी।